बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी इंतहाई अहम है। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल ने, और वो भी साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल वो कि जिन्होंने खुद ब्रॉडशीट का ड्राफ्ट किया, ब्रॉडशीट का मुआहदा, नैब के साथ जो ब्रॉडशीट का मुआहदा हुआ था, लिखने वाले वो साहब थे। उनका एक एफिडेविट सामने आया है और उस एफिडेविट के सामने आने के बाद नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही साबित हो रही है। उस एफिडेविट के बाद मैं सोच रहा था कि उन करप्शन के इल्जामात का क्या बनेगा, उन करप्शन के चार्जेस का क्या बनेगा, उस नैब के बयानिए का क्या बनेगा, और खास तौर पे कप्तान साहब के बयानिए का क्या बनेगा, उसकी कितनी वैल्यू, अहमियत और वक़्त रह जाएगी। उसके बाद मैं तो हैरान रह गया। देखिए सारा चक्कर क्या है। वो कौन सा एफिडेविट था जो पहले उनके खिलाफ लिखवाया गया, फिर वो कौन सा एफिडेविट था जो उसके बाद उन्होंने जाके बयान दिया। तो ये क्या स्टोरी क्या है, ये चक्कर क्या है, ये सारा। अब असल में मसला पता क्या है, बहुत सारे दोस्त हैं और उनको हक हासिल है, मैं समझता हूं वो क्वेश्चन करें। मैं खुद कहता हूं कि जिस माशरे में सवाल मर जाए वहां पे जवाल आ जाता है। कहते हैं नकवी साहब आप देखें, आप इस तरह की बात करते हैं तो आप क्या नवाज शरीफ को करप्ट नहीं समझते, आप फलां को, आसिफ अली जरदारी को करप्ट नहीं समझते, आप फलां को करप्ट नहीं समझते, आप कभी इनकी करप्शन में बात। असल मसला यह है कि सारा जोर लगाने के बावजूद जब 1.5 लाख मीडिया भी एक तरफ, कंट्रोल टावर भी उसी तरफ, जनाब अपोजिशन भी उसी तरह, खान साहब के जलसे भी, कंटेनर भी, पता नहीं क्या किया, और वो जनाब सारा टब्बर चोर है और पता नहीं सारा कुछ हो, ये वो इस तरीके के नारे भी लगाओ और पूरे मुआशरे का एक तरफ आप बयानियां भी बनाओ और उसी तरफ उसका रुख भी मोड़ो। उसके बावजूद भी 1.5 साल तक पनामा खेलो और पता चले बीच में से कामा निकल आए। फिर उसके बाद एवन फील्ड वाला फैसला आए, उस फैसले में पिछले दरवाजों से बहुत सारे नामालूम अफराद भी जाते रहे जजेस को कंट्रोल करने के लिए मुबैना तौर पे। जब वो फैसला आए, उस फैसले में लिखा जाए कि जनाब इन्होंने तो करप्शन, इस पे नैब तो करप्शन साबित ही नहीं कर सका। फिर वो दूसरा फैसला आए, उसका फिर वो खैर से वीडियो आ जाए, आपको पता है अरशद मलिक साहब अल्लाह बख्शे, तो उस पर एक वो वीडियो स्कैंडल आ जाए और फिर उसके बाद वो मुतनाज़ा हो जाए। तो अच्छा, फिर उसके बाद लंदन हाई कोर्ट एक फैसला दे और फिर जनाब वो लंदन हाई कोर्ट भी जो है ना ये कहे कि एवन फील्ड का तो ताल्लुक ही नहीं है, उनको भी वो क्लीन चिट दे दे। अब मैं क्या करूं, हर तरफ से अदालतें, मुल्क के अंदर की अदालतें भी और मुल्क के बाहर की अदालतें भी अगर उनको क्लीन चिट दें और फिर भी मैं उनको करप्ट कहूं, हालांकि कानून तो ये कहता है कि भाई इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होते उस तरीके। अब गिल्टी प्रूव भी उनको किया तो किस तरीके से किया। अब गिल्टी तो जुल्फकार अली भुट्टो को भी प्रूव किया गया था, आपको मालूम है, तो क्या मैं उनको कातिल कहना शुरू कर दूं? जिसका वो फैसला, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला कि खुद सुप्रीम कोर्ट में के अंदर ही उसका हवाला नहीं दिया जा सकता, आज तक वो पीएलडी का हिस्सा नहीं बना, जिस वकील के सामने बात करें तो उसका शर्म से सर झुक जाता है, जिस जज के सामने बात करें तो शर्म से सर झुक जाता है। खुद जनाब जो उस फैसले लिखने वालों में थे, जो उस सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे, वो आप खुद बताएं कि वो अपना वो जस्टिस साहब कह चुके हैं 2-3 टीवी प्रोग्राम में भी, कह नसीम हसन शाह साहब अपनी किताब में भी लिख चुके हैं कि वो किन के प्रेशर पे लिखा गया था। तो फिर ये ऐसे फैसले तो आते हैं, इन फैसलों को कौन मानता है? इन फैसलों को अवाम नहीं मानते, इन फैसलों को जमीर नहीं मानता, इन फैसलों को शऊर नहीं मानता, फिर ये कैसे फैसले हैं? अब ये अगर इस तरह की बात आ जाए कि नैब के जनाब ये नैब के जो साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान साहब फौत हो गए अल्लाह बख्शे 2018 में, फारूक आदम खान साहब ये साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल। अब मैं पूरी स्टोरी आसान तरीन अल्फाज में बताने लगा हूं। नैब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल फारूक आदम खान साहब जो नवंबर 1999 से नवंबर 2000 तक रहे, ठीक है। अच्छा, जनरल सैयद अमजद साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सैयद अमजद साहब जो नैब के वो लगाए गए थे, चेयरमैन मुशर्रफ साहब ने लगाए थे, उन्होंने इनको कहा था, उन्होंने इनकी खिदमात ली थी, उन्होंने इनको प्रोसिक्यूटर जनरल उस वक्त। ये वही साहब हैं, यानी कि फारूक आदम खान साहब ये वही साहब हैं जिन्होंने ब्रॉडशीट के साथ नैब का मुआहदा ड्राफ्ट किया था। जो मुआहदा लिखा गया था ना ब्रॉडशीट के साथ नैब का, वो मुआहदा इन्होंने ही लिखा था, इन्होंने ही ड्राफ्ट किया था। अच्छा, एक और बात, ये वही साहब हैं जिनके नीचे अजमत सईद साहब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, ठीक है।
अब वो प्रोसिक्यूटर जनरल और अजमत सईद साहब जो अभी ब्रॉडशीट की इंक्वायरी कमेटी के हेड हैं, ठीक है, वो ब्रॉडशीट वाले मामले में जो इंक्वायरी कमेटी हुकूमत ने बनाई उसके हेड हैं। ये उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड साहब उस वक्त वकील थे अजमत सईद साहब, और ये डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। और प्रोसिक्यूटर जनरल कौन थे? फारूक आदम खान साहब। तो जाहिर है इन्होंने भी उनकी मदद की होगी वो मुआहदा ड्राफ्ट कराने में। वो ही फारूक आदम खान साहब क्या कह चुके हैं, उनके इस कहने के बाद उनका जो एफिडेविट अब सामने आया है, दूसरा एफिडेविट, जिससे पहले एफिडेविट से उन्होंने यू टर्न लिया। बड़ी दिलचस्प कहानी है भाई, ठीक हो गया ना, स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। अब जो खुद फारूक आदम खान साहब जो दूसरा एफिडेविट दे चुके हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा कि क्या अजमत सईद साहब का हक बनता है इस स्टोरी को, इस इंक्वायरी को हेड करने का? क्या अजमत सईद साहब का उसके बाद कोई तुक बनती है, कोई लॉजिक बनती है कि वो नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ने के लिए ये इंक्वायरी को हेड करें और अब भी वो कहें कि जनाब मैं तो फलां की करप्शन पकड़ने चला हूं? क्या उसके बाद तुक बनती है कि उनका अपना प्रोसिक्यूटर जनरल जो उस वक्त उनके ऊपर था, वो ये उनके नीचे काम कर रहे थे, वो खुद क्या गवाही दे चुके हैं? सुनिएगा जरा, सुनिएगा जनाब। फारूक आदम खान साहब, उसी फारूक आदम खान साहब ने अगस्त 2010 में लंदन हाई कोर्ट में बयान दिया, यानी एफिडेविट जमा करवाया कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली और उनके साथियों ने पाकिस्तान से $1 अरब लूटे और बाहर भेजे। जरा तफसील से सुनिएगा, मैं बहुत आसान तरीन अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। फारूक आदम खान साहब ने 2010 में कहां पर? लंदन हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट, अपना हल्फनामा जमा करवाया। वही फारूक आदम खान साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे नैब के, वही फारूक आदम खान साहब जिन्होंने ब्रॉडशीट और नैब का मुआहदा खुद लिखा था, वही फारूक आदम खान साहब उस वक्त जिनके नीचे अजमत सईद साहब थे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, वो कह रहे हैं 2010 में लंदन हाई कोर्ट में अपना हल्फनामा दे रहे हैं कि नवाज शरीफ ने $1 अरब लूटा, उनकी फैमिली ने लूटा, उनके दोस्तों ने लूटा, ठीक। लेकिन जुलाई 2015 यानी 5 साल के बाद वही फारूक आदम खान साहब ने यू टर्न ले लिया और उसी हाई कोर्ट के जज को बताया कि जनाब जो मैंने 2010 में अपना हल्फनामा जमा कराया था ना, वो झूठ था, वो क्या सराइयों पर मबनी था, वो गपशप पर मुश्तमिल था। जी, गॉसिप, ठीक हो गया, लफ्ज लिखा हुआ है गॉसिप, ठीक है, वो गपशप पर मुश्तमिल था। यानी नवाज शरीफ ने करप्शन कोई नहीं की थी, मैंने वो क्या सराइयों पर इधर उधर से सुनी सुनाई, उसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जरा सुनिएगा, बहुत दिलचस्प बातें हैं। 2010 में फारूक आदम खान ने अपने हल्फनामे में क्या कहा था, फिर से सुन लीजिए, लंदन हाई कोर्ट में, कि नवाज शरीफ और उनके साथियों ने पाकिस्तान से $1 अरब लूटे, $1 बिलियन जो आप पाकिस्तान से बाहर हैं। ब्रॉडशीट वो पैसे निकलवा सकता था अगर नैब 2003 में ब्रॉडशीट से मुआहदा खत्म ना करता। ये लंदन हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने बयान दिया कि नवाज शरीफ ने पैसे लूटे और जनाब उनके दोस्तों ने भी लूटे, उनकी फैमिली में भी लूटे। $1 अरब उन्होंने बाहर मुंतकिल किया। वो जो $1 अरब उन्होंने बाहर मुंतकिल किया अब भी वो उनके पास हैं, उन्हीं के अकाउंट्स में या जिधर भी हैं। नैब पैसे, ये ब्रॉडशीट निकलवा लेता वो पैसे अगर नैब 2003 में वो मुआहदा कैंसिल ना करता। अच्छा, यहां तक तो बहुत सौ को बड़ी खुशी हो रही है कि भाई ये तो उन्होंने करप्शन का इल्जाम लगाया है ना, प्रोसिक्यूटर जनरल ने कह दिया है ना। अच्छा, यही हल्फनामा 2010 वाला हल्फनामा, अभी जो यू टर्न लिया उस पे नहीं, ये सुनिएगा 2010 वाला, वो कहता है कि मुझे कोई शक नहीं, कोई शक शुबा नहीं है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ब्रॉडशीट का असल टारगेट नवाज शरीफ, उनकी फैमिली और उनके तकरीबन 100 साथी थे। ये वो खुद कह रहा है। नवाज शरीफ प्लस फैमिली की लूटी हुई रकम यानी को $1 अरब उन्होंने लूटा। ये रकम उन्होंने कहां से हासिल की?
तो वो जनाब वही प्रोसिक्यूटर जनरल साहब कह रहे हैं अपने पहले हल्फनामे में, पहले हल्फनामे की बात हो रही है, अहम अहम हल्फनामा दूसरा है, जरा सुनिएगा वो भी। वो कहता है ये रकम नवाज शरीफ ने किक बैक से, ये यानी कि इधर उधर से जो कॉन्ट्रैक्ट्स, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए ना, उनसे रिश्वत ली, किक बैक्स ली, दरामदाद में से ज्यादा चार्ज करके, बैंकों के बड़े बड़े कर्जों का डिफॉल्ट से हासिल हुई और ज्यादातर पैसा पाकिस्तान से बाहर छुपाया गया है। ये वो कह रहा है 2010 के मुआहदे में। ठीक 5 साल बाद, कब? 2015 में, जुलाई 2015 में, उसी फारूक आदम खान साहब ने लंदन हाई कोर्ट के जज सर एंथोनी एवंस के सामने यह बयान दिया कि जो सर मैंने बयान नवाज शरीफ के खिलाफ, या मैंने जो एफिडेविट, जो हल्फनामा नवाज शरीफ के खिलाफ वो 2010 में दिया था ना, जमा करवाया था, वो सिर्फ क्या सरायों पर मबनी था, उसका सबूत कोई नहीं है। यह बयान का सरायों और गपशप पर मबनी था। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं थी कि नवाज शरीफ ने पैसा लूटा। चलो जी, यानी यू टर्न लेके अब वो फौत हो गए, अल्लाह बख्शे, लेकिन उनकी कोई जात पे बात नहीं कर रहे, एक इशू पे बात कर रहे हैं, तो खैर से वो भी यू टर्न लेके अजीम बंदे बन गए। ठीक, अच्छा, उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब दिलचस्प बात एक और सुने कि फारूक आदम खान ने लंदन हाई कोर्ट से दरखास्त की कि अब यह मेरा हल्फनामा माना जाए, यानी जो अभी मैं दे रहा हूं 2015 में, 2010 वाला ना माना जाए, क्योंकि 2010 में मैं बीमार था। ठीक हो गया ना, अब मैं काफी बेहतर हूं। तो इसका मतलब यह है कि वैसे तो बंदे को बुखार हो या अल्लाह माफ करे कोई और भी इंसान है, बीमारी हो जाती है, तो उस वक्त उसकी अकल खराब तो नहीं होती। इसका मतलब क्या था कि आपकी अकल को बताते साथ कि उस वक्त मेरी अकल पे किसी ने जहन पे प्रेशर डाला था कि भाई नवाज शरीफ की पर करप्शन का इल्जामात लगा लो और इसके ये कर लो उस वक्त, ठीक है ना, और कोई प्रेशर डाला था, या किसी ने मजबूर किया था, या किसी ने कोई गोली खिलाई थी नशे की, या क्या हुआ क्या था, ठीक है, कि आपने जाके 2010 में एफिडेविट जमा करवा दिया और 2015 में यू टर्न ले लिया कि उस वक्त मैं बीमार था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो ये जो जितने भी जहनी बीमार हैं ना, जिनकी जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, जितने भी जहनी बीमार हैं कि जिनके सियासतदानों के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ, जमहूरी अक़दार के खिलाफ, पार्लिमानी रिवायत के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ जिन जिनकी बीमार जहनों की साजिश है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इन सारे बीमार जहनों की साजिश वो सामने आ रही है। ठीक है, अच्छा जनाब, उसके बाद क्या हुआ? जनरल अमजद साहब ने कहा, ये वही जनरल अमजद साहब जो नैब के चेयरमैन साहब थे पहले, जिनको मुशर्रफ साहब ने, उन्होंने कहा कि मुआहदा वजारत कानून और वजारत खजाना की मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन मंजूर नहीं हुआ। ठीक हो गया ना, फिर भी भेज दिया गया, माशाअल्लाह, ठीक हो गया ना, फिर भी वो मुआहदा। अच्छा, एक लतीफा सुनेंगे, सुने जरा लतीफा। फारूक आदम खान साहब ने जनवरी 2001 में नैब को छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने नैब को छोड़ा, वो ब्रॉडशीट के साथ कंसल्टेंट की नौकरी कर ली उन्होंने एडहॉक बेसिस पर, यानी इधर नैब को छोड़ा और वही मुआहदा जो वो खुद कराने वाले थे और लिखने वाले भी खुद थे, जाके उन्होंने ब्रॉडशीट के ऑफिस बैठ गए और उधर नौकरी कर ली, उधर डॉलर कमाना शुरू कर दिया, और वही जो नैब से मुतल्लिक उनकी डीलिंग शीलिंग और जो सारी चीजें होती थी ना, तो वो ब्रॉडशीट को हेल्प आउट करते थे। यानी ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा खुद किया, लिखा खुद, उस वक्त वो नैब का हिस्सा थे और नैब को छोड़ा वहां जा बैठे। अब फारूक आदम खान साहब ने अपने 2010 के हल्फनामे में यह भी बताया कि जनरल मुशर्रफ ने यह मुआहदा सियासी मकासद के लिए खत्म किया था। भाई, जिसने सियासी मकासद के लिए खत्म किया तो यह भी अंडरस्टूड बात है ना, फिर उन्होंने किया ही सियासी मकासद के लिए है ना, फिर उन्होंने लोगों के बाजू मरोड़ने के लिए किया ना, कि इधर इसका बाजू मरोड़ो, इसको ब्लैकमेल करो, शामिल करो क्यू लीग में, जैसे ही क्यू लीग में शामिल, उधर नाम निकलवा दो, इसका नाम निकाल दो, ठीक हो गया ना, टक करके इसका नाम निकाल दो, ठीक है ना। अच्छा, फारूक आदम खान साहब दिसंबर 2018 में फौत हो गए, अल्लाह बख्शे, लेकिन कुछ सवालात छोड़ गए हैं, और वो सवालात तो मैं करूंगा, क्योंकि सवाल जहां ना हो मुआशरे पे जवाल आ जाता है। अब सवाल नंबर 1 ये, बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन मैंने चंद सवालात करने हैं। सवाल नंबर 1 ये है, वो अदालत भी क्या सोचती होगी, ये कैसे लोग हैं, अल्लाह माफ करे, ये कैसी कौम है, अपने 3 दफा के वजीर आजम को किस तरीके से इन्होंने निकाल दिया है, और फिर उसके बाद कहते हैं वो उस वक्त हम बीमार थे, पता नहीं जहनी बीमार थे, ये क्या अब हमारी ये मानी जाए कि वो उसने तो कोई करप्शन नहीं की। दूसरा सवाल, ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी के सरबराह बने हैं अजमत सईद साहब। अजमत सईद साहब के जो ऊपर थे प्रोसिक्यूटर जनरल
फारूक आदम खान साहब, और जाहिर है ये कैसे हो सकता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने मुआहदा लिखा हो और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने उनकी हेल्प ना की हो या उनको पता ना हो, मिलजुल के किया होगा ना। वही फारूक आदम खान साहब लंदन की अदालत में गवाही दे चुके हैं कि जो हमने उस वक्त कहा था नवाज शरीफ के खिलाफ, वो सारा झूठ था, क्या सराइयां थी, गपशप था, हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसका। उस वक्त मैं बीमार था, ठीक हो गया ना, या यूं कह देते ना कि उस वक्त बहुत सारे बीमार जहन मेरे जहन पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, लिहाजा मेरा ये एफिडेविट माना जाए। अब उसके बाद अजमत सईद साहब किस हैसियत में चले हैं जनाब इंक्वायरी करने के लिए, मुझे तो इस चीज की समझ नहीं होती। और अब नवाज शरीफ के खिलाफ पकड़ेंगे क्या? उसके बाद एक अगला सवाल भी है, यह हल्फनामा सामने आने के बाद, यानी फारूक आदम खान साहब का जो दूसरा हल्फनामा, यह सामने आने के बाद नैब किस मुंह से शरीफ फैमिली की करप्शन पकड़ने की बात करेगा? अच्छा, सवाल नंबर और भी है, एक आखिरी सवाल भी है। वैसे सवाल मेरे जहन में बड़े आए, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो का टाइम भी बड़ा लिमिटेड होता है ना। किधर गया पनामा, किधर गया एवनफील्ड, किधर गया फ्लैगशिप, किधर गया अल अजीजिया, किधर गया $1 बिलियन बाहर जो मुंतकिल हुए मुबैना तौर पे, वो किधर गए करप्शन के चार्जेस, और किधर गए वो सारा मीडिया ट्रायल, और किधर गया वो चंद, सारे नहीं, मैं चंद मीडिया हाउसेस के मुनाफिकीन को कह रहा हूं कि जिन्होंने इस तरीके से बार बार जनाब शोर मचा के इस तरीके से ब्लेम लगाया, किसी की किरदार कुशी की, किसी की पगड़ियां उछाली, उनके सारे इल्जामात वो किधर गए? वो मुंह छुपाने के काबिल नहीं रह गए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। ना मुंह छुपेगा ना मुंह दिखा सकेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।